ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात हो रही थी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बात हो रही थी। आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। इसके वेरी नेक्स्ट जो आपसे बात करूंगा, अच्छा, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की चंद बातें मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं। जहां फंसेंगे वहां रिवाइज करा दूंगा। सूफिया या अजहरा में से कोई हैंड रेज कर ले। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि मुझे बाकी चीजों का तो मसला नहीं है, वो शेयर आएगा सामने, वो सब बातें मैंने बता दी थी, आप भी बता देंगी। थोड़ा सा मुझे ये पक्का करा दो जी। कि कौन सा क्रेनियोसैक्रल है, कौन सा थोरैकोलंबर इन ओरिजिन होता है। ओके सर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नर्व्स जो है दे आर थोरैसोलंबर ठीक है। एंड nerves of parasympathetic system are cervicosacral. क्रेनियोसैक्रल। Craniosacral. Okay. ठीक है। अब प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स पे कमेंट करो। In sympathetic nervous system, preganglion are short and postganglion are longer. While in parasympathetic nervous system, preganglion are longer and postganglion are shorter. सही है। एक बात पूछ रहा हूँ, जरा बताना। ये स्टमक है। एक सर्जन जो है वो सर्जरी कर रहा है। सर्जरी करने के दौरान जो है उसको गैंग्लियन स्टमक के पड़ोस में मिला। कौन सा गैंग्लियन? सर गैंग्लियन मिला तो ये होगा, ये एक सेकंड सर, सेंसरी। नहीं बेटा, ये नहीं पूछा मैंने आपसे। मैंने आपसे पूछा सिंपैथेटिक का गैंग्लियन है, पैरासिम्पैथेटिक का गैंग्लियन है। अच्छा, ये सर सिंपैथेटिक का। अच्छा, आप देख के बताओ। ये सिंपैथेटिक का बेटा हो नहीं सकता। अगर उसका गैंग्लियन होता तो बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के पड़ोस में होता। पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन जो होते हैं ना, वो बिल्कुल जिस ऑर्गन को सप्लाई जा रही होती है उसके पड़ोस में होते हैं। तो कल जो मैंने आपको लिखवाया था कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स लॉन्ग होते और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होते। उसकी वजह यही है कि इसका गैंग्लियन बिल्कुल जिस ऑर्गन को सप्लाई जा रही है उसके पड़ोस में मौजूद होता है। ठीक है। जी। और बिलफर्ज अगर मैं आपसे कहता कि ये सिर्फ एक नर्व आ रही है यूं करके, इसका गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के पड़ोस में, तो वो सिंपैथेटिक का होता। चलें, तो प्री गैंग्लियोनिक शॉर्ट बट पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग इन सिंपैथेटिक, प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट इन पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए फर्दर। नेक्स्ट टू इट इज न्यूरोट्रांसमीटर का। बेटा बता दीजिए न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का। सर सिंपैथेटिक का एपिनेफ्रिन एंड पैरासिम्पैथेटिक का एसिटाइलकोलिन। अच्छा, आप सारे डिफरेंसेस बता दो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। Okay. In sympathetic nervous system, heartbeat increases. And in parasympathetic nervous system, heartbeat decreases.
बोलती जाओ। And in sympathetic nervous system, there is dilation of pupil. In parasympathetic nervous system, there is constriction of pupil. Then in sympathetic nervous system, there is drying of mouth, and in parasympathetic, there is watering of mouth. ठीक है, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। ये दोनों ऑटोनोमिक के डिविजन है ना, तो जब शेर आपके सामने आ गया तो खुद ब खुद, ऑटो का मतलब खुद ब खुद, जो नर्वस सिस्टम आपका काम करेगा वो सिंपैथेटिक करेगा, और जो शेर का काम करेगा वो पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। मैंने आपको बताया शेर ने 15 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, तो उसके मुंह में पानी आएगा, यानी कि उसका पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा। ठीक है, उसका हार्ट रेट कम नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पैरासिम्पैथेटिक एक साथ ही वर्किंग करे। तो आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलेट होगा, शेर का पैरासिम्पैथेटिक होगा। चलें, सोमैटिक नर्व्स क्या करती हैं? Yes, sir. सोमैटिक नर्व्स क्या करती हैं? सोमैटिक नर्व दे आर द पार्ट ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। वो कौन सा मैसेज लेकर आते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्व्स आएंगी सर, वो मोटर लेकर आएंगे, मोटर एक्शंस। ठीक है, मोटर ऑर्डर्स लेकर आएंगे। जैसे आप अपने हाथ पैर हिला रही हैं, तो वो जो हाथ पैर हिलाने के लिए जो नर्व्स मैसेज लेकर आ रही हैं वो ब्रेन से, वो सोमैटिक नर्व्स ही लेकर आ रही हैं। ठीक है, चलें, कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ लें किसी ने भी, आपने। नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, आगे बात करूं आपसे फर्दर। ये बात हो गई आपसे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ब्रेन बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है। आप सोचें अगर मैं आपको एक दो बातें बताऊं तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो हमने पढ़ी नहीं, आपके कोर्स में ही नहीं है। हमारे जो अल्फाज मुंह से निकल रहे हैं इसके लिए एरियाज होते हैं ब्रेन में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आपने इसमें पढ़ी नहीं बिल्कुल भी। इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं ब्रेन के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन या नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले जिस चीज के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो डिसऑर्डर है आपके पास पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज, देखिए पार्किंसंस की बीमारी जो है इसको उर्दू में वैसे कहते हैं राशा। ये वो लोग हैं, अगर आप गौर करें तो उनके हाथ मुसलसल हिलते रहते हैं। किसी चीज को पकड़ने के लिए अगर ये हाथ आगे बढ़ाएं तो हाथ हिलना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ अलामात हैं, मैं वो अलामात फिलहाल कोने में लिख रहा हूं, फिर बाद में डेफिनेशन लिखूंगा। ट्रीमर्स एट रेस्ट। ठीक है, ट्रीमर्स एट रेस्ट यानी हाथ हिल रहे हैं, रेस्टिंग हालत में उसके हाथ हिल रहे हैं। शॉर्ट गेट्स, छोटे छोटे कदम बढ़ा के ये लोग आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस।
एब्सेंट फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो तासुरात हैं या माथे के ऊपर जो, अगर उनसे कहा जाए ऊपर देखो तो माथे के ऊपर झिर्री नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके मसल स्टोन्स इंक्रीज हुई हुई होती। तो ये खास तौर पे 3 अलामात आपको नजर आएंगी। डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द प्रोग्रेसिव degeneration of substantia nigra of basal ganglia of brain. Basal ganglia of brain. As a result, there is deficiency of dopamine, जिसकी वजह से क्या हो, डोपामीन की डेफिशिएंसी हो जाए। डोपामीन क्या है? एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो होता है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। और से सुनिएगा, हमारा जो ब्रेन है, अगर हम उसको नीचे की तरफ से देखें तो हमें उसमें कुछ पोर्शन नजर आएंगे। पोर्शंस कहलाती बेजल गैंग्लिया। ठीक है, पोर्शंस कहलाते हैं बेजल गैंग्लिया। बेजल गैंग्लिया के अंदर हमें कुछ मखसूस एरियाज नजर आएंगे। वो मखसूस एरियाज कहलाते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ठीक है, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक अदद इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, डोपामीन एक अदद इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जो सबस्टेंशिया नाइग्रा है, इन ओल्ड एज पेशेंट्स में ये डिजेनरेट हो जाता है। इसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो है ये लॉस, ये खत्म हो जाता है। जब डोपामीन खत्म हो जाता है तो अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपको ट्रीमर्स एट रेस्ट मिलेंगे, शॉर्ट गेट्स मिलेंगे और चेहरे के तासुरात आपको एब्सेंट मिलेंगे। बीमारी का नाम क्या है? पार्किंसंस डिजीज। सीटी स्कैन में आइडेंटिफाई होता है कि बेजल गैंग्लिया जो है वो डिजेनरेट हो गई। सीटी स्कैन रेडियोलॉजिस्ट जो है वो अपनी जो फाइंडिंग देता है रिपोर्ट में कि भाई यहाँ पे डिजेनरेशन हो गई, तो पार्किंसंस की बीमारी जो है वो कंफर्म हो जाती है। जहन में अगर सर इसका कोई इलाज है, जब तक दवाई लेते रहेंगे अलामात गायब रहेंगी, दवाइयाँ छोड़ देंगे अलामात वापस आ जाएंगे। इसकी ट्रीटमेंट में मेडिसिन वगैरह आमतौर पे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, लीवोडोपा, आपके प्रीवियस पेपर्स वगैरह में दवाइयों के नाम भी पूछ लिए उन्होंने, इसलिए आपको पता होने चाहिए जो आपकी किताब में मेंशन है। लीवोडोपा एक दवाई है जो कि पार्किंसंस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, पार्किंसंस में इस्तेमाल होती है लीवोडोपा। ये ब्रेन में जाके डोपामीन में कन्वर्ट हो जाती है और फिर अपना असर दिखाती है। ठीक है, चलें, ये पहला डिसऑर्डर मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम का, इसको अपने पास आप नोट करें।
अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था, डायरेक्टली कोर्स से रिलेटेड नहीं है लेकिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ लूं। जी पूछें। हम जब पॉन्स पढ़े थे तो आपने बताया था कि अगर किसी का डैमेज हो जाए वो हिस्सा, तो वो फेशियल एक्सप्रेशंस नहीं बना सकता, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो उसी तरह एक आम ऑब्जर्वेशन है, हम देखते हैं कि जिन लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई होती है तो वो भी जो है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो लिमिट हो जाते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? क्या उनकी कोई नर्व डैमेज हो जाती है, फेशियल नर्व्स, या क्या होता है वो? नहीं, वो नर्वोप्लास्टी नहीं होती उनमें। जब प्लास्टिक सर्जरी होती है तो ब्लड सप्लाई तो मिल रही होती है, लेकिन चूंकि वो एडिशनल मास अटैच किया हुआ होता है तो फेशियल एक्सप्रेशन उनके पहले वाले नहीं होते। और मैंने असल में ना, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसमें मसल्स का कितना मास रिमूव करते हैं और कितना रखते हैं ना, तो वो मैंने नहीं देखी हुई। तो मैं सिर्फ आपको उसमें गैस करके ये आंसर कर रहा हूँ कि उनकी एक्चुअली नर्वोप्लास्टी नहीं हुई होगी। जब मसल रिप्लेस किए गए हैं ना, तो नर्वोप्लास्टी नहीं हुई भी होगी, तो इस वजह से जो भी नर्व्स जो एक्सप्रेशन जनरेट करती हैं, जब वो वर्किंग नहीं कर रही, तो मैं नहीं समझता कोई एक्सप्रेशंस वगैरह आएंगे उसमें। थैंक यू सर। सर मुझे ये प्रोसेस वापस बता देंगे बेसल गैंग्लिया के बाद से, और फिर एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ते हैं। जी, it is a progressive degeneration of substantia nigra of basal ganglia of brain. As a result, there is deficiency of dopamine and inhibitory neurotransmitter. प्रोग्रेसिव या सिर्फ डिजेनरेशन भी लिखा जा सकता है, ठीक है। डिजेनरेशन हो गई सब्सटेंशिया नाइग्रा, बेसल गैंग्लिया का एक स्ट्रक्चर है। बेसल गैंग्लिया मैंने आपको ये ब्लू वाली डायग्राम में रेड कलर से शो करके दिखाया हुआ है। इसके अंदर एक एरिया जो कहलाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा क्या करता है? ये डोपामीन बनाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आपने नाम तक जिंदगी में सुने होंगे, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, सेरोटोनिन, हिस्टामीन्स। ये एक और न्यूरोट्रांसमीटर आपको बेटा याद रखना है, ये डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबके सब जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर उसका हाथ फजा में झूल रहा हो तो मुसलसल हिल रहा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वजह यह है, क्या कहते हैं कि हम में नॉर्मल पर्सन में अल्हम्दुलिल्लाह ये डोपामीन जो है वो हमारी इन मूवमेंट्स को इनहिबिट करके रखा। उसने एक इनहिबिशन जनरेट की हुई है, इसीलिए हमारे हाथ मुसलसल नहीं हिल रहे। पार्किंसंस में क्या होता है कि ये डोपामीन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। जब डोपामीन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? डोपामीन खत्म हो जाता है या कम हो जाता है तो इसकी वजह से आपके पास ये पार्किंसंस की बीमारी आती है, जिसकी अलामात मैंने आपको बताया, ट्रीमर्स एट रेस्ट, शॉर्ट किट्स। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने आसपास ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा, खासतौर पे अगर लड़के जो है वो मस्जिद जाते हैं तो मस्जिद में आपने ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा। मैंने बारहा ऐसे लोगों को देखा है मस्जिद में। मिसाल के तौर पे अगर वो अपने जूते या चप्पलें उठा के मस्जिद से बाहर भी जा रहे हैं तो देखिए, जब वो उनके हाथ तो हैंग हुए होंगे ना, चप्पलें जब उठाई हुई उन्होंने, तो वो चप्पलें मुसलसल हिल रही हैं, ठीक है। और वो छोटे छोटे कदम, बिल्कुल शॉर्ट गेट्स का मतलब है छोटे छोटे कदम उठाकर जो है वो आगे बढ़े होते हैं। तो ये खास बात। और इसके अलावा क्या है, चेहरे के तासुरात, खासतौर पे जो माथे के ऊपर वाली जगह है वहां पे झुर्रियां नहीं पड़ती जिस तरह आम इंसान में झुर्रियां पड़ती हैं। तो ये पार्किंसंस की अलामत है। ऐसा नहीं है कोई कहे कि हाँ 20-30 साल की उम्र में उसको पार्किंसंस हो जाए। मेडिसिन एक्वायर्ड तो होती है बाज लोगों को कि वो मेडिसिन के सिम्टम की वजह से या उसके साइड इफेक्ट की वजह से पार्किंसंस की बीमारी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है वो 20-30 साल की उम्र में हो जाए।
आमतौर पे ओल्ड एज में 60-70 साल या 80 साल इस एज में कहीं जाकर होती। चलें, इसके बाद आइए फर्दर दूसरा डिसऑर्डर जो आपको बताने जा रहा हूं वो आपके पास है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। इट इज द प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ आप में से जो भी जिसका भी नेट बंद होता है या खुद लेफ्ट करके जाते हैं, मेरे पास स्क्रीन पे नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, आपकी एक्नॉलेजमेंट के लिए बात बोल रहा हूँ। इट इज द प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स ऑफ ब्रेन ठीक है, एंड अकर्स ड्यू टू एजिंग। बुढ़ापे की वजह से होता है, ओल्ड एज में कहीं जाकर होता है। इसकी 3 स्टेजेस हैं कि जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि अल्जाइमर जो है वो फर्स्ट स्टेज में, सेकंड में है, थर्ड में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा माइल्ड फॉरगेटफुलनेस, थोड़ी बहुत याददाश्त का लॉस्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, सीवियर लॉस ऑफ मेमोरी, बहुत ज्यादा मेमोरी का लॉस हो जाना। और तीसरी स्टेज क्या है, तीसरी स्टेज है आपके पास सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। साइकोसिस के सिम्टम्स, साइकोसिस के सिम्टम्स यहां पे लिख रहा हूं, हॉल्यूसिनेशंस या डिल्यूजन्स, ये आपको मिल सकता है। यानी शुरू में थोड़ी बहुत याददाश्त कम हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, अचानक से बहुत ज्यादा मेमोरी का लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस में हॉल्यूसिनेशंस और डिल्यूजन्स मिलेंगे। हॉल्यूसिनेशंस क्या है, सीइंग इमेजेस, तस्वीरें नजर आ रही, एंड लिसनिंग वॉइसेस, और आवाजें आ रही। आप भी मौजूद हैं वहां पे, वो भी मौजूद हैं, ठीक है, दोनों मौजूद हैं। उनको दीवारों पे कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं, या वो किसी अनजानी चीज के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, आवाजें आ रही हैं। डिल्यूजन्स किसे कहते हैं, डिल्यूजन्स कहते हैं फिक्स्ड irrational idea not convinced by the reasonable arguments, not convinced by reasonable arguments। एक जहन में ख्याल आ गया कि भाई ये खाना जो मुझे दिया गया है इसमें जहर है, तो बस अब वो इतना जोर पकड़ लेगा कि वो खाना ही नहीं खाएंगे। वो जो बुजुर्ग हजरत होंगे वो खाना ही नहीं खाएंगे। आप भी कहीं जाने के लिए मौजूद हैं, उनको भी कहीं साथ में जाना है, अब उनके जहन में आ गया नहीं आज मैं बाहर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा, तो वो बाकी सब जाने के लिए खड़े हुए, जा ही नहीं रहे। हॉल्यूसिनेशंस कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई रस्सी पड़ी हुई है, उनको गुमान हो रहा है कि शायद ये सांप है, ठीक है, कोई रस्सी पड़ी हुई है, उनको गुमान हो रहा होगा कि हाँ भाई ये शायद ये सांप है। तो अच्छा, इसकी पैथोलॉजी में आपके पास ये देखें, अगर हम आपसे बात करें, सीटी स्कैन में इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, और आप ब्लाइंडली किसी को भी ये स्टेट नहीं कर सकते कि भाई इसको जो है वो
अल्जाइमर्स है, जब तक कि आप इसको सीटी स्कैन से कंफर्म ना कर लें, बहुत ही रेयर है। जब सीटी स्कैन करते हैं तो उसमें जो सेरिब्रम वाला रीजन है उसमें कुछ डिजेनरेटेड एरियाज मिलते हैं, ठीक है। जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम का दूसरा नाम सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी, तो उसकी जो कॉर्नर वाली जगह आपको नजर आ रही है, हमने ब्लू ब्लू बनाए, ये आपको डिजेनरेटेड एरियाज मिले, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको ये अल्जाइमर्स की अलामत नजर आई। तो ट्रीटमेंट में हम ये मजीद प्रोग्रेस ना करें तो स्टेरॉइड्स वगैरह और दूसरी चीजें, इसके अलावा एंटी साइकोटिक्स वगैरह जो है, ठीक है, एंटी साइकोटिक्स वगैरह जो है वो दी जाती है। चलें, एजिंग एसोसिएटेड डिसऑर्डर कर लें, नोट कर लें।
चलें, इसके बाद आई है अगली स्लाइड भी देख लें आप। ये दूसरा डिसऑर्डर मैंने आपको बता दिया है। चलें, इसके बाद आइए तीसरा डिसऑर्डर बताने जा रहा हूं आपको। और तीसरा डिसऑर्डर है आपके पास एपिलेप्सी। उर्दू में इसको मिर्की का नाम देते हैं। एपिलेप्सी को डिफाइन करते हैं टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट सीजर्स, टेंडेंसी ऑफ रिकरेंट सीजर्स, बार बार झटकों का आना। ठीक है, बार बार झटकों का आना। सीजर्स किसे कहते हैं? ट्रांजिएंट न्यूरोलॉजिकल activities caused by abnormal electrical stimuli at the level of brain. इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं सीजर्स। देखिए, बाज बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बुखार तेज होने की वजह से छोटी उम्र में झटके आते हैं, उसको हम कहते हैं फेब्राइल फिट्स। ठीक है, उनको झटके आते हैं तो हम उसको नाम क्या देते हैं? उसको नाम देते हैं हम फेब्राइल फिट्स। और बाज लोगों को हंटिंगटन्स की बीमारी होती है, उससे भी झटके आते हैं। और से सुनिएगा, कोई भी किसी भी किस्म के झटके हो, हमें ये नहीं पता कि वो झटके क्या हैं, बुखार की वजह से हैं या ग्लूकोज लेवल कम होने की वजह से हैं या हंटिंगटन्स की वजह से हैं। हम उसको कन्वर्जन का नाम देते हैं। ठीक है, हम उसको कन्वर्जन का नाम देते हैं। अच्छा, अब गौर से सुन लीजिए कि एपिलेप्सी की वजह क्या है, ये झटके आते क्यों। इस बात को समझने के लिए ये देखें, ये हमारा एक न्यूरॉन है और इसमें मैसेज ट्रांसमिट होता है। इसके ऊपर ये माइलिन शीट चढ़ी हुई। ठीक है, माइलिन शीट इसके ऊपर चढ़ी हुई है। ये दूसरा न्यूरॉन है, इसके ऊपर ये माइलिन शीट चढ़ी हुई। देखें, इसके अंदर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसके अंदर मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है इस डायरेक्शन। ये दोनों न्यूरॉन बहुत हद तक करीब थे। न्यूरॉन के गिर्द जो आपको इंसुलेशन नजर आ रही है, अगर ये लॉस्ट हो जाए तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस रन कर रहे होते हैं वो एक दूसरे से क्लैश हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। अगर इनकी इंसुलेशन लॉस्ट हो जाए तो, मैंने जितने फासले से बनाए सिर्फ समझाने के लिए, असल मकसद आपको ये बताना है कि अगर किसी जगह से इंसुलेशन लॉस्ट हो जाए तो इंसुलेशन लॉस्ट होने की वजह से क्या होगा? इंसुलेशन लॉस्ट होने की वजह से, अगर इंसुलेशन लॉस्ट हो जाए तो इंसुलेशन लॉस्ट होने की वजह से क्या होगा? इंसुलेशन लॉस्ट होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस हैं ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में क्लैश हो जाएंगे।
और इनके क्लैश होने की वजह से क्या होगा, इनके क्लैश होने की वजह से एबनॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट हो। जब एबनॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट होंगे तो इससे झटके लगे। आपके जहन में आएगा सर ये हर वक्त झटके तो नहीं लगते, कभी कभार लगते हैं। जब वो कोई बहुत ही ऐसा काम करें जिसमें दिमाग इस्तेमाल होता है, तो देखें हमारे हर न्यूरॉन हर वक्त काम नहीं करते। ये जो डिजेनरेशन हुई है ना, ये भी उन्हीं न्यूरॉन्स की हुई है जो जिनकी वर्किंग भी रेयर है। मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ, इन लोगों को वीडियो गेम खेलने को मना करते हैं। जब कोई वीडियो गेम खेलता है तो अपने सारा जहन इस्तेमाल करता है कि वो किस किस तरह से वो स्टेजेस को जो है वो क्रॉस कर ले, ठीक है, वो किस किस तरह से उन स्टेजेस को जो है वो क्रॉस कर लेगा। तो वो वीडियो गेम जो है वो खेलता है तो दिमाग के कुछ ऐसे न्यूरॉन जो कि आम हालत में काम नहीं करते वो भी काम करना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो उन न्यूरॉन्स को भी इस्तेमाल करता है तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये है कि ये एबनॉर्मल स्टिमुलाई जो है वो जनरेट होंगे। जब एबनॉर्मल स्टिमुलाई जनरेट होंगे तो हम कहेंगे कि ये एपिलेप्सी के झटके जो है वो इनको पड़ रहे हैं। चलिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एपिलेप्सी। दवाइयां जो लेंगे ये, ठीक है, मेडिसिन जो ये लेंगे वो ये मेडिसिन लेंगे एंटी एपिलेप्टिक्स। ठीक है, दवाइयां जो लेंगे वो लेंगे एंटी एपिलेप्टिक्स। जब तक दवाइयां लेते रहते हैं सही रहते हैं, दवाइयां छोड़ दी इनको लगता है कि हम सही हो गए, और दरअसल ये हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ये इनहेरिटेंस में ट्रांसमिट हो रही होती है बीमारी। कर लें, नोट कर लें। कोई सवाल करना बेटा आप पूछ सकते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद पूछ लीजिए।
जी, कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। 3 डिसऑर्डर्स मैंने आपको बताए, किसी किस्म के कोई भी झटके हम उनको कन्वर्जेंस का नाम दे सकते हैं। जी इशिता। आप कोई सवाल कर रही थी, फिर हेड नीचे कर लिया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपसे एक चीज़ पूछनी थी। पूछें। सर आप प्लीज़ 5 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं? क्या करूं? सर ये स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दें प्लीज़, 1 सेकंड के लिए। हमें बस हमने एक्चुअली कुछ प्रिपेयर किया है, वो हमें आपको दिखाना है। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दूं? जी। अच्छा ठीक है। अब तो आप नजर आ रही हैं। अच्छा, थैंक यू फॉर व्हाट? मैं आपको अनम्यूट तो करूं ना? जी बेटा, थैंक यू फॉर व्हाट? सर थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मतलब आप लोग जैसे हम सब टीचर्स को एक्चुअली थैंक यू करना चाह रहे थे कि आप सब इस पैंडेमिक में भी जैसे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, और इसलिए। अरे बेटा, आपका ये थैंक यू विद द डेप्थ ऑफ द हार्ट वी एक्सेप्टेड इट। और बेटा बात आपको बताऊं कि टीचिंग जो है ना, और जो डॉक्टर्स की जो जॉब है, ये एक्चुअली थैंकलेस जॉब है, ठीक है। और ये आगे जो आपके आगे जो लोग आएंगे ना, ये उनके लिए ट्रांसफर करने वाला जो है वो है, ये मैटर है। तो ये अच्छी बात है, क्या कहते हैं कि ये टीचर को बड़ी एनकरेजमेंट मिलती है कि आपने चले इस तरह से शो भी किया और थैंक्स भी किया, तो थोड़ी सी टीचर को भी एनकरेजमेंट मिलती है। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस तरह सोचा, ठीक है। अल्लाह आपको खुश रखे और सलामत रखे, आपके इल्म में वसअत दे और आपको बहुत सारी तरक्कियां दे, ठीक है। और अल्लाह मियाँ कहते हैं कि आपको जो भी आपकी सोच है, आपके पेरेंट्स की सोच है कि आप अच्छे से अच्छा करें, जो आपकी डेस्टिनेशन है उस तक आपको पहुंचाए। और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया, क्या कहते हैं कि आपने इस चीज़ को सिर्फ समझ लिया, क्योंकि ये भी बेटा बहुत बड़ी बात है, बाज़ लोग समझते नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी एहसास जो है वो हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर माई साइड, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच बेटा।